नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एवं एसएससी जीडी की स्पेशल सीरीज की 10वीं क्लास है। इसमें हम देखेंगे जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर एवं हिंदी के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि जिनका नाम था अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा कनिष्क राजा के दरबार में रहते थे बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वघोष। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा केरल राज्य सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया था? तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन रहता है? तो याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, शीत मरुस्थल के नाम से हिमाचल प्रदेश का लाहौल जिला जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन और संदीप दास किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, जाकिर हुसैन एवं संदीप दास तबला वादक हैं। अगला प्रश्न है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों तक सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो इसका सही जवाब होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। अगला प्रश्न है, आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में भारत ने कितने मेडल हासिल किए थे? तो इसका सही जवाब होगा 7 मेडल। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो याद रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में की गई थी। अगला प्रश्न है, नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग कहां के कृषि वैज्ञानिक थे? तो याद रखिएगा, नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, अहिया फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अहिया फेस्टिवल मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, साकेबा किस राज्य में मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? तो याद रखिएगा, साकेबे का आयोजन सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, साकेबा। अगला प्रश्न है, पैरा एशियाई गेम्स का आयोजन पहली बार कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा, पैरा एशियाई गेम्स का आयोजन पहली बार चीन में किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम डीवाई चंद्रचूड़ है। अगला प्रश्न है, 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहां पर आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा गुवाहाटी, असम में। अगला प्रश्न है, एज अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा, एज अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 350 बी किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 350 बी का संबंध भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर के समय भारत पर किसका शासन था? तो याद रखिएगा, सिकंदर के समय भारत पर मौर्य वंश का शासन था। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी ने किसको पार्टी का नया नेता और न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है क्रिस हिपकिंस। अगला प्रश्न है, इंडिया ओपन 2023 के रोमांचक फाइनल में किसने हाल ही में जापान की अकाने यामागुची को हराकर टूर्नामेंट जीता है? तो याद रखिएगा, अकाने यामागुची को हराकर दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी आन से यंग ने यह खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 24 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 24 जनवरी को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बन रहा सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र राज्य में। इस मेट्रो स्टेशन की गहराई जमीन से 33.1 मीटर नीचे होगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट
पंजाब राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा, शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ओडिशा राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, डीजीसीए के अगले महानिदेशक के रूप में विक्रम देव दत्त को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय मेगा सेना अभ्यास किया है? इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश राज्य में, और इस अभ्यास का नाम था एमफेक्स 2023। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसकी शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो याद रखिएगा, 25 जनवरी 2011 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन ने हाल ही में किस शहर में पहली STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, यह उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उपराज्यपाल आर के माथुर ने विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, जिसका नाम है यूएल पिन, लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, यूएल पिन लद्दाख के उपराज्यपाल ने लॉन्च किया है, और इनका नाम भी याद रखिएगा, आर के माथुर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी विकास के लिए हाल ही में किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने ASP फाउंडेशन के साथ हाल ही में साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वर्ष 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखिएगा, 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश राज्य ने रखा है। अगला प्रश्न है, संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए एक तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसके अलावा लुंगलेई फायर स्टेशन को चुना गया है। अगला प्रश्न है, ब्राजील और किस देश ने हाल ही में साझा मुद्रा की तैयारी शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, यह घोषणा ब्राजील एवं अर्जेंटीना के बीच की गई है, साझा मुद्रा की तैयारी। अगला प्रश्न है, खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? तो याद रखिएगा, खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व में क्या अंतर आएगा? तो याद रखिएगा, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण। और यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कौन सी गैस का मिश्रण मिलाया जाता है, या कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो याद रखिएगा, हीलियम गैस मिलाई जाती है ऑक्सीजन सिलेंडर में। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा, हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑयल पेंटिंग के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑयल पेंटिंग के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो याद रखिएगा, सोडियम को केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्मियम। अगला प्रश्न है, सबसे कम घनत्व वाला या सबसे हल्के तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा लिथियम। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला धातु कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, चांदी सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला धातु होता है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी गैस तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा, रेडॉन सबसे भारी गैस तत्व होता है। अगला प्रश्न है, पोलोनियम के सबसे अधिक कितने समस्थानिक होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 27। और यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं? तो इसका सही जवाब होता है पोलोनियम।
अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है सोना और पारा में किसका घनत्व ज्यादा होता है? तो याद रखिएगा सोने का घनत्व ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है फूड पैकेजिंग मटेरियल में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा बिस्फेनॉल ए का प्रयोग किया जाता है फूड पैकेजिंग मटेरियल में। अगला प्रश्न है सोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक नाम होता है। जनरली इन सभी में कंफ्यूजन होती है, इस वजह से मैंने इन सबको एक साथ लिया है। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट कैल्शियम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जिप्सम। और यह प्रश्न इस तरह भी आता है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। और यह प्रश्न भी इस तरह आता है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है जिंक सल्फेट को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जिंक सल्फेट को उजला थोथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं और अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में। और इससे याद रखिएगा अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा 321 धाराओं और 10 अनुसूचियों के साथ पारित किया गया था। इस अधिनियम ने भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई शासन प्रणालियों को समाप्त कर दिया था। और यह प्रश्न भी आता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को किसने समाप्त किया था? तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आप सभी जानते हैं शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है रॉ की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 21 सितंबर 1968 1968 को रॉ की स्थापना की गई थी। और रॉ का पूरा नाम भी याद रखिएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी किस वर्ष मुगल सेनाओं में शामिल हुआ था? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी 1540 में मुगल सेनाओं में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है कृषि को पामलू के नाम से कहां जाना जाता है? तो याद रखिएगा मणिपुर में कृषि को पामलू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1775 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने क्लाइव की दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। और यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्लाइव की दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है युद्ध पर शांति की प्रमुख जीत को चिन्हित करने के लिए सामरिक नृत्य का समारोह या त्योहार है, इस त्योहार का नाम क्या है और इसे कहां मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कलिंग महोत्सव। और यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव उड़ीसा का सामरिक नृत्य का त्योहार है जिसे युद्ध पर शांति की बड़ी जीत के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार जनवरी से फरवरी माह में मनाया जाता है। और एक प्रश्न आता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपना लिया था या कब अपना लिया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष 6 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 6 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा गोल गुम्बज कर्नाटक राज्य में स्थित है।
गोल गुंबज कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। यह बीजापुर के आदिल शाही राजवंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी उद्योग में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, चीनी उद्योग में भारत पहले स्थान पर है। और अगर भारत में बात की जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य मुख्य चीनी उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल्स कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ग्वालियर। ग्वालियर हवाई अड्डे का नाम राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल्स है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, चार्ल्स मिशेल यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 के दौरान और पुनः 1765 से 1767 के दौरान बंगाल का गवर्नर रहा है। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी। अगला प्रश्न है, तालब्य वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, हिंदी में तालब्य वर्णों की संख्या कुल 9 होती है। दोस्तों, मैंने एक हिंदी की वर्णमाला की क्लास भी चैनल की प्लेलिस्ट में हाल ही में अपलोड की है, तो अगर आपने वह नहीं देखी है तो एक बार उसे भी आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, का किस प्रकार का व्यंजन है? तो याद रखिएगा, का एक स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा, ऊष्म व्यंजनों के कुल 4 प्रकार होते हैं। तो यह सभी प्रश्न मैंने हिंदी वाली क्लास में भी डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का उच्चारण संबंध होता है? तो याद रखिएगा, अनुनासिक का उच्चारण संबंध होता है नाक एवं मुंह से। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ण विभाजन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, वर्णों को पृथक पृथक करना वर्ण विभाजन कहलाता है। अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वरों का समूह बताइए। याद रखिएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए दीर्घ स्वरों का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान वर्ष 1911 में पहली बार गाया गया था। अगला प्रश्न है, सन 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? याद रखिएगा, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी ने। और इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? तो याद रखिएगा, 1922 में। और क्यों किया गया था? तो याद रखिएगा, चोरा चोरी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है असहयोग आंदोलन को। अगला प्रश्न है, देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, JB कृपलानी देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो याद रखिएगा, चरक राजा कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एवं SSC GD की स्पेशल सीरीज की 10वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।